नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम बात करेंगे दिवालियापन कानून के बारे में। आपको जानकारी देंगे इस विषय से संबंधित। हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान भी गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं और अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास विकल्प है कि आप दिवालियापन कानून के शरण में आ सकते हैं। दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालिया होने पर रोकने की कोशिश पर खास जोर दिया गया है, चाहे वह कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो निर्णायक प्राधिकरण एक दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्जदार को भी पैसा उसका वापस दिलाना। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो पांडे जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो दिवालियापन कानून से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। पांडे जी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के बारे में बताएं सर आप, और ये सामान्य भाषा में हमें समझाने की कोशिश करें। देखिए नेहा जी, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसका दोनों का मतलब तो ये हुआ इंटरचेंजेबल लैंग्वेजेस जैसे कहते हैं कि हम कई बार जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंट है और कई बार कहते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गया है। वस्तुतः दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि इंसॉल्वेंसी जब हम इतना कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं कि अब हमारे पास मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की है और कर्ज हमने ले रखा है 5 करोड़ रुपए का, तो हमारी ये स्थिति है इंसॉल्वेंसी की कि हम उस 2 करोड़ रुपए का पूरा बेच भी दें तो भी हम इंसॉल्वेंट रहेंगे क्योंकि हम उसको दे नहीं पाते। बैंकरप्सी दूसरी तरफ यह है कि एक लीगल प्रोसीजर है और अगर वो लीगल प्रोसीजर के तहत कोर्ट हमको डिक्लेयर कर देता है कि आप बैंकरप्ट हैं, तो बैंकरप्सी से उबारने के लिए हमको उसकी शरण में जाना पड़ता है और वो बैंकरप्सी कोर्ट के साथ वो शरण हमको मिलती है जिससे कि हम किसी तरह से उबर। उसमें ऐसा है कि जो कर्ज देने वाला है और कर्ज लेने वाला है, दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। कई बार ऐसा है कि कर्ज देने वाले का, मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा है और बैंकरप्सी कोर्ट के अंतर्गत अगर आप चले गए हैं तो वहां पर बैंकरप्सी कोर्ट में जिस कंपनी ने वो बैंक आपको मकान दिया है रियल एस्टेट का, उस मकान में अब आपके सामने एक चारा बचेगा कि हम उस मकान को कैसे लें। क्योंकि हमने पैसा दे दिया है, हम क्रेडिटर हो चुके हैं और वो डेबिटर है, जो आदमी डेबिटर है वो तो एक तरह से डिफॉल्ट में आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्माण हो, तो मेरे हितों की रक्षा करने के साथ साथ उस जिसने व्यक्ति ने वो निर्माण करवाया है उस बिल्डिंग का, उसके भी हितों की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा आईबीसी कोड का नियम है। आईबीसी कोड वास्तव में जब 2016 में पारित हुआ था तो ये मान के चला गया था कि बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारे कानूनों को एक में समेट के रख दिया जाए जिससे कि एक व्यक्ति को वहीं पर शरण मिल सके। आपने ठीक ही कहा था अपनी बात में कि ये केवल व्यक्ति का नहीं, एक कंपनी है, लॉ फर्म है, जो लॉ फर्म नहीं, जो फर्म सोसाइटी राइट के तहत लोग जो पंजीकृत है, उन सारे लोगों के लिए ये आईबीसी कोड लागू किया जाता है जिससे कि दोनों का लाभ हो सके, कंपनी हो या व्यक्ति हो, दोनों के लिए फायदेमंद है ये आईबीसी। और इसी के तहत ये बात आ जाती है, एक चीज और खास ध्यान रखने की है कि जो आईबीसी के आने के बाद क्या स्थिति हो गई है कि जो क्रेडिटर है
वो तो अब कंट्रोल की स्थिति में आ जाता है। जो डेबिटर है वो पहले ये था कि पोजीशन हमारा मिल गया है, हमने पोजीशन में लिख लिया है, कंपनी हमारी है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ये हालत आ जाएगी तो कंपनी को नीलाम किया जा सकता है, कंपनी को बेचा जा सकता है और उसमें उसी के अनुपात में जितने लोग क्रेडिटर हैं उनको पैसा दिया जाएगा, जिससे कि उनके हितों का पूरी तरह से संवर्धन और संरक्षण हो सके। ऐसा इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से। जी ठीक है, सर ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आखिर लाया क्यों गया? ये इसीलिए लाया गया कि देखिए, पहले तो इतना चीजें थी कि एक बार दिवालिया घोषित हो जाने के बाद लोग क्या करते कि वो चले जाते थे, वो फलते हुए थे, फूलते थे, अपने को घोषित करा लिया कि हम दिवालिया हैं। दिवालिया घोषित कराने के बाद उनको कोई पकड़ने वाला है, उन्होंने एक कंपनी से दिवालिया घोषित किया, दूसरी कंपनी में लगा दिया, या दूसरी कंपनी में नहीं लगाया तो अपना कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि चूंकि धोखाधड़ी न हो, जो कि फ्रॉड के काम कम हो जाए, इस नाते इंसॉल्वेंसी कोड को लाया गया है। ये जो आईबीसी है, ये इंसॉल्वेंसी कोड जो है, बैंकरप्सी कोड, इसीलिए लाया गया कि जिससे ये धोखाधड़ी को रोका जा सके। दूसरी चीज ये है कि कई कानूनों के तहत लोगों को जाना पड़ता था, अब ये उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं जाती थी। आप साफ बात, किसी को स्पष्टता नहीं होती थी कि कौन किस कानून के तहत जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। इसमें धोखेबाज लोग फलते फूलते रहते थे। उसमें तमाम जो क्रेडिट देने वाले, जो पैसा खर्च करने वाले होते थे, उनको नुकसान हो जाता था और कुछ चालाक लोग इसका फायदा उठा ले जाते थे। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लाया गया, जिससे कि उस व्यक्ति दोनों का हितों का संरक्षण हो सके। जो सचमुच का बिजनेस करना चाहता है, जो सचमुच की कंपनी बना करके लोगों का हित करना चाहता है, और जो जिसने सचमुच में वो पैसा खर्च किया है, तो दोनों के हितों की रक्षा हो सके। नहीं तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि लोग पैसा वसूलते हैं, 50 सैकड़ों लोगों से पैसा ले करके, और वो फिर अपने को दिवालिया घोषित कर देते हैं, इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। उस इंसॉल्वेंट की स्थिति में आप पैसा वसूलने कहाँ जाएंगे? पैसा हमको कहाँ से मिलेगा? हमारा पैसा डूब जाता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ही आईबीसी कोड लाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है, जिससे कि ये नौबत न आ सके, क्योंकि क्रेडिटर जो है उसके हितों की रक्षा हो सके, और जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको इससे बचाया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए क्या नियम और कानून है सर, और कितने दिनों के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने का निर्देश है? देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने का तो अधिकतम जो है कंपनीज के लिए वो है 180 दिन का, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो 1 करोड़ से कम की हैं, उनके लिए है कि ये आपको 45 से 60 दिन के भीतर इसको खत्म कर देना चाहिए। वरना मान लीजिए ये लटक गए, अगर बहुत बड़ी चीज है, कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है, तो इसको अधिकतम जो है 330 दिनों तक ले जाया जा सकता है। नहीं तो इसके भीतर ही इसको समझौता कर देना पड़ेगा। और इसको कई बार ऐसा होता है आईबीसी कोड के तहत कि आईबीसी कोड में आपने देखा होगा, एनसीएलटी के सामने मुकदमा आए उससे पहले ही लोग समझौता करके इसको खत्म कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये होता है कि दोनों के लिए लाभकर होता है, जो क्रेडिटर है और जो डेटर है, दोनों के लिए ये फायदेमंद हो जाता है। जो डेट देता है वो, और जो क्रेडिट करता है वो, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। दोनों अपने आप में समझौता कर लेते हैं। तो इस नाते पहले की स्थिति थी कि एक बार मामला लटका तो अब आप जाइए, मुकदमा लड़ते रहिए, और मुकदमा लड़ते रहिए, उसकी कोई समय सीमा नहीं कि कब तक हमको ये मिलेगा। हम डेटर हैं तो हमको ये इसका कब पैसा मिलेगा, क्रेडिटर ने कब पैसा मिलेगा और डेटर कब पैसा लौटाएगा, इसको कतई पहले से समय सीमा नहीं थी। अब समय सीमा आ गई है कि उस समय अधिकतम 180 दिन के भीतर इसका किसी भी तरह का निवारण होगा। और इसमें आईबीसी जो बना हुआ है, एनसीएलटी, वो उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस चीज को ये किसी भी कीमत पर हल कराए, और हल करा करके इसको देखे कि 180 दिन के भीतर इसका निराकरण हो जाता है। उस निराकरण में चाहे संपत्ति को ही बेचना पड़े, और संपत्ति के बेचने में जो
मैंने जैसे पहले कहा था हाँ हाँ। कि प्रोपोर्शनेट समानुपातिक रूप से, जैसे मैंने 5 करोड़ लगाया है तो मुझे 5 करोड़ के अनुपात में वो पैसा मिलेगा, और जिसने मान लीजिए 2 करोड़ लगाया है तो 2 करोड़। अगर वो संपत्ति मान लीजिए सबके क्रेडिट, जितने लोग पैसा दिए हैं क्रेडिट, उससे भी ज्यादा हो जाता है तो निश्चित रूप से वो उसके हकदार होंगे और उसको फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक खास चीज जानने की है कि आईबीसी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कंपनी बंद करा दी जाए। कंपनी नहीं, बल्कि कंपनी को किस तरह से सुधार की स्थिति में लाया जा सके और कैसे इसको मजबूत स्थिति में ले आया जा सके, कैसे इसको सुदृढ़ बनाया जा सके, ये इसका आईबीसी कोड का मुख्य पर्पज है, इसका मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है कि इसको मजबूत बनाया जा सके जिससे दोनों के हितों की रक्षा हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की क्या भूमिका है सर, और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? जी, ये देखिए, ये बोर्ड है, इसकी भूमिका तो यही है कि ये इसमें करीब 6 सदस्य होते हैं, एक न्यायिक सदस्य भी होता है, तो 6 लोगों के उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव होता है, और 6 में से 3 तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इससे कम के नहीं हो सकते हैं। इनका ये उद्देश्य होता है, ये बोर्ड का उद्देश्य होता है कि स्थिति को देखे कि क्यों ऐसी हालात हुई है। ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अचानक कोई परिवर्तन आ गया है, किन परिस्थितियों में इसका एक कंपनी बनाई गई और क्या कारण ऐसे रहे कि जिसके कारण कंपनी खराब स्थिति में आ गई है। ये दिवालिया की स्थिति में ये कंपनी क्यों आई है। दिवालिया की स्थिति में अगर मान लीजिए कि किसी ने बंगलिंग किया है, किसी ने बहुत धोखाधड़ी किया है, और उस धोखाधड़ी को तो रोकने का काम ये IBBI का जो है, ये बोर्ड इस चीज को देखता है और वो उस चीज पर रोक लगा देता है कि आपने ऐसा काम क्यों किया है। और अगर वो रोक लगाने के बाद कंपनी की स्थिति में सुधार होता है तो निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो उस रोक लगाने के बावजूद कंपनी इस स्थिति में गर्त में पहुंच चुकी है कि उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड यही तय करता है कि इसको बंद ही कर दिया जाए, और बंद करने के बाद इसको पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि और कोई कारण नहीं है कि इसको आगे चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह स्थिति आती है कि बोर्ड को क्या करना है। बोर्ड का काम है कि कंपनी के हितों की रक्षा किस ढंग से हो सकती है। इस कंपनी के हितों की रक्षा माने एक व्यक्ति के हित की रक्षा नहीं, बल्कि उसमें जिन्होंने पैसा खर्च किया है और जिन लोगों ने पैसा लिया है, दोनों के हितों की रक्षा हो सके और उसको आगे चलाया जाए, यही उद्देश्य है IBBI का। जी सर, ये बताइए लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, इससे समझाने की कोशिश करें सर। लिक्विडेशन का नियम तो देखिए, जैसे लिक्विडेशन का तात्पर्य है कि आपने मान लीजिए हमने 10,000 रुपया किसी कंपनी में लगा दिया है। अब वो ये स्थिति आ गई है 10,000 रुपए के बाद कि वो वहां पर हमको वो पैसा मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और कंपनी को इससे भी कोई हालत नहीं है। कंपनी मान लीजिए शेयर कई बार खरीद IPE मैंने जो इनिशियल शेयर होते हैं वो 100 रुपए का बेचती है एक शेयर, और वो शेयर की स्थिति ये हो जाती है कि कंपनी अब वो 5 रुपया देने की हालत में नहीं है। तो वहां पर क्या करते हैं, उस कंपनी के लिए एक एप्लीकेशन जो है, जो स्टेक होल्डर्स लोग हैं, जो उसमें शामिल लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, वो क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन लगाते हैं। वो दरखास्त लगाने के बाद, प्रार्थना पत्र लगाने के बाद फिर उसकी लिक्विडेशन की प्रोसेस माने उसको खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब खत्म करने की प्रक्रिया से वो उसमें देखा जाता है कि जिन्होंने पैसा लगाया है उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने कंपनी एक IPL जो उसमें लगा दिया कि इनिशियल शेयर का 100 रुपए या 1,000 या 1 लाख रुपए का शेयर बेचा है, और फिर ये स्थिति आ गई है कि वो घट करके इतना यहाँ रह गया कि वो कहीं भी बाजार में बिकने लगे 2 कौड़ी का शेयर हो गया, पेनी शेयर की स्थिति में आ गया। तो उस हालात में वो लिक्विडेटर के पास जाता है और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लिक्विडेशन का मतलब कि अब वो कंपनी की स्थिति को बेच दिया जाएगा, और बेचने के बाद जो मिलेगा वो सब लोगों के बीच में समानुपातिक रूप से विभाजित कर दिया जाएगा। बताइए कि लिक्विडेशन पर पहले क्या स्थिति या कानून थे।
देखिए, लिक्विडेशन का तो खास पहले का कानून में और अब के कानून में बहुत अंतर हो गया है। पहले जो था लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता था, तो लिक्विडेटर क्या करता था, अपने ढंग से जिस ढंग से उसको काम करता था और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी। आज की स्थिति में आपको जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिला करके ये बताना पड़ता है, उसका आपको कलेक्शन करना पड़ता है फैक्ट का कि कितना कर्ज है इस पर और किन कारणों से कर्ज हुआ है कंपनी को, किन कारणों से ऐसी स्थिति आ गई है कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा रहा है और दिवालिया घोषित करने के बाद एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ये पहले की स्थिति थी कि अब वो उसमें कर दिया गया, तो वो जो कंपनी के प्रमोटर्स लोग होते थे उन्हीं के साथ लिक्विडेटर मिलकर के ऐसी चीजें कर देता था कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनका सबका नुकसान हो जाता था। आज की स्थिति को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया गया है कि किस ढंग से कलेक्शन होगा, डाटा का कलेक्शन होगा और किस ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस ग्रुप में ये कंपनी को कहाँ पर बेचा जाएगा, लाभ की स्थिति ले आने के लिए रखा जाएगा, जिससे अगर संभव हो तो कंपनी को जीवित भी किया जा सके और संभव नहीं है तो कम से कम ये स्थिति बन दी जाए कि क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स को कोई नुकसान न होने पाए। ये स्थिति आ गई है। तो सबसे बड़ी चीज हुई है वो है पारदर्शिता की। पारदर्शिता और तब पहले नहीं थी, अब पारदर्शिता आ गई है। यही लिक्विडेशन के कानून में यही खास अंतर है। जी, सही बताया कि नए लिक्विडेशन नियमों से किसे और किस तरह का फायदा होगा और क्या कहा जा रहा है इस बारे में? ये इससे सबसे ज्यादा फायदा तो यही, जैसा कि मैंने यही पहले ही आपको बताया कि लिक्विडेशन के जो नए कानून है जो ये जोड़ा गया है वो उसमें ये एक स्थिति ये है कि जब आप मान लीजिए कोई चीज आप बना रहे हैं, कोई यूज कर रहे हैं कंपनी का और कंपनी के में बताइए कि क्या रीजंस हैं, आप उसकी पूरी स्टडी करिए कि किन कारणों से इस कंपनी को लिक्विडेशन में जाना पड़ रहा है। अब आप पहले तो ये था कि कंपनी लिक्विडेशन, पहले बताएं कि इतना बड़ा फ्रॉड होता था कि बहुत सारे लोग कंपनियां बनाते थे और लोगों से पैसा लेकर के और फिर वो दिवालिया घोषित करके के बाहर चले जाते थे, चंपत हो जाते थे। आपकी स्थिति नहीं है कि आप वो कंपनी बनाएं और कंपनी बनाने के बाद लोगों से पैसा इकट्ठा करें और पैसा इकट्ठा करने के बाद चंपत हो जाए। आपकी स्थिति यह है कि अगर कंपनी आपने बनाया है और कंपनी चलने की स्थिति में नहीं है, कर्ज के बोझ से इतना दब चुकी है कि अब आप इसको आगे नहीं चला सकते हैं, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और लिक्विडेटर पूरी तरह से उसके कारणों की जांच करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा किसी काम के लिए दिया गया और पैसा किसी दूसरे काम में आपने लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा आपको मिला है वो इसके तैयार कराने में लगा गया हो और आपने उसको अपने यासी में खर्च कर दिया हो। ये सब 2-3 चीजें आ गई हैं कि उन सारे कारणों का पता लगा करके पहले तो उस पर रोक लगानी होती है और फिर ये उससे ये पता चलता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट किया है, अगर लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन में उनको कैसे रखा जाए कि इस कंपनी में क्या सुधार किया जा सकता है और सुधार करने के बाद ये बताइए कि हम इसको आगे कैसे चलाएंगे या नहीं चला सकते हैं, तो इसको बेचा जाए और बेचने के लिए बिड इनवाइट की जाती है, टेंडर इनवाइट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको चाहा आपने बेच दिया पौने दाम में। 100 रुपए की चीज 5 रुपए में नहीं बेच सकते हैं, आप उसके लिए बिड इनवाइट करिए और जो सबसे ज्यादा बिडर होगा उसको वो दिया जाएगा। ये ऐसी स्थिति नए लिक्विडेशन कानून में आया है और यही लाभ लोगों को मिला है। जी सर, संशोधन देनदारों को उनके देय ऋण को कंपनी के अन्य लेनदारों को सौंपने या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसके क्या फायदे होंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। मान लीजिए हमने कंपनी बन गई है और हमने पैसा उसमें लगाया है, तो पैसा लगाने की ये स्थिति आ गई है कि उस पैसा लगाने के बाद अगर आप भी स्टेक होल्डर हैं उसमें, आपको ये लगा कि नहीं हम इस कंपनी को खरीद सकते हैं तो हमारा पैसा आप हमको दे दीजिए, या आपका अगर हिस्सा मैं लेना चाहता हूं तो मैं आपका हिस्सा लेकर के और आपको वो पैसा दे दूं। तो ये एक तरह से ये एक ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों के बीच में खरीद फरोख्त हो सकती है और दोनों आप अगर लेनदार हैं, मान लीजिए ये तो एक आपकी बात है, स्टेक होल्डर्स की बात हो गई। तो कंपनी में मान लीजिए
कि हमने 1,000 रुपए लगाए हैं और कंपनी फ्लोट करने वाले ने सोचा कि नहीं मुझे 1,000 रुपए दे करके और उस कंपनी को उस हिस्से का मालिक बन जाए, तो ये जो प्रावधान आया है, जो हमको ये अनुमति मिली है, इसी कानून के तहत ये हमको अनुमति मिली है कि आप हमको हमारी राशि वापस कर दीजिए जो ड्यू है, और उस ड्यू राशि को लेने के बाद आप इसको कंपनी को अगर खुद चलाना चाहते हैं या नए सिरे से किसी ढंग से आप चलाना चाहते हैं तो आप चलाइए। ये लाभ जो है केवल एक को नहीं, वो जितने लोग हैं स्टेक होल्डर उनसे पूछा जाएगा और वो ले सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बीच में आपसी सुलह समझौते से या किसी तरह से इसको खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जी, जी। ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है, ये आईबीसी कानून के तहत ये हुआ है, इसी नाते ये इस कानून का स्वागत किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।